नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि सर दवाई लेने के बावजूद भी उनको अच्छे तरीके से आराम नहीं आ रहा। तो उसके दो इम्पोर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहले होता है उनको जो मेडिसिन होती हैं या इन्हेलर होते हैं या नेजल स्प्रे होते हैं, उनको लेने का तरीका नहीं आता है, टेक्निक अच्छी नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जिन चीज से उनको एलर्जी है, जो उनके एलर्जेंस हैं, उनसे उनका एक्सपोजर लगातार हो रहा है। अब ये एलर्जन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 5 या 6 प्रकार के एलर्जन होते हैं जिनसे अधिकतर मरीजों को दिक्कत रहती है। पोलन ग्रेन होते हैं, फंगस होता है, डस्ट माइट होते हैं, कॉकरोच होते हैं या पेट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में पेट्स को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं उनको पालते हैं। इन पेट से भी अधिकतर लोगों को एलर्जी रहती है। और जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, जिनको अस्थमा रहता है, अगर वो दवाई अच्छे तरीके से ले रहे हैं, अच्छी टेक्निक से ले रहे हैं और उनको आराम नहीं आ रहा, तो पेट एलर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट एलर्जी का कारण है। और पेट एलर्जी किन जानवरों से हो सकती है? किसी भी जानवर से पेट एलर्जी हो सकती है, बट मुख्य रूप से डॉग्स एंड कैट से होती है। कुत्ते और बिल्लियों से एलर्जी देखने को मिलती है। अब पेट में और जानवरों में ऐसी क्या चीज होती है जिससे एलर्जी ज्यादा होती है और एलर्जी कंट्रोल में नहीं आती है और दवाइयां भी ठीक से काम नहीं करती? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिन जानवरों में फर होते हैं या बाल होते हैं, उनसे ज्यादा एलर्जी होती है, पर ये ठीक नहीं है। जिन जानवरों में बाल नहीं होते हैं, जिन जानवरों में फर नहीं होते हैं, उनसे भी उतनी ही एलर्जी हो सकती है जितनी फर वाले और बाल वाले जानवरों से होती है। अब पेट्स में किस चीज से एलर्जी होती है? सोर्स ऑफ एलर्जी क्या होता है पेट्स के अंदर? ये पेट डैंडर होता है। पेट डैंडर क्या होता है? पेट डैंडर होता है जानवरों की जो स्किन होती है उसमें से छोटे छोटे स्किन के टुकड़े जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो आपको दिखते नहीं है। छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, वो उनकी स्किन से झड़ते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, वो आपके लंग्स में सीधा चले जाते हैं, आपके फर्नीचर पे जाके बैठते हैं, हवा में भी उड़ते रहते हैं, सोफे पे बैठते हैं, आपके बेड्स पे बैठते हैं। इनको हम पेट डैंडर कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एलर्जी का सोर्स इन जानवरों में, खास तौर से कुत्ते और बिल्लियों में, पेट डैंडर होता है। अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो उनकी जो स्किन की शेडिंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे स्किन के टुकड़े गिरते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, जिसको हम पेट डैंडर कहते हैं, सबसे बड़ा एलर्जी का सोर्स वही होते हैं। और दूसरी तरफ जो कैट्स होती हैं, बिल्लियां होती हैं, बिल्लियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो एलर्जी होती है उनके सलाइवा से होती है। अब बिल्लियों में सबसे इम्पोर्टेंट एलर्जी का सोर्स उनका सलाइवा होता है, उनकी थूक होती है। ये सलाइवा उनके मुंह से उनके फर पे आता है और फर से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जो उनके छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं और जो एलर्जी को ट्रिगर करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस रहती है, आस्थमा रहता है, वो अपने पेट के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना रहता है कि अगर आपको एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं तो आप अपने पेट्स के साथ रह सकते हैं। परंतु बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या अस्थमा है तो आपको पेट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एलर्जिक डिसऑर्डर में जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है वो अवॉइडेंस होता है। अगर आप अपने जिन चीज़ों से भी आपको एलर्जी है, आप उनको अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। आपको दवाइयों की ज़रूरत भी कम पड़ती है। परंतु अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अपने पेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि एलर्जी को कंट्रोल में किया जा सके और आप अपने पेट्स के साथ रह भी सकें? आप जिस कमरे में आप रहते हैं, अधिकतर टाइम बिताते हैं, उस कमरे में पेट्स को बिल्कुल नहीं आने दीजिए। अगर आप नहीं है तब भी पेट्स को उस कमरे में नहीं आने दीजिए, क्योंकि आपकी एब्सेंस में भी पेट्स अगर कमरे में आते हैं, आपके सोफे पे बैठेंगे, फर्नीचर पे बैठेंगे, स्किन शेडिंग होती रहेगी और ये एलर्जेंस हवा में उड़ते रहेंगे। इसलिए उस कमरे में पेट्स को बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए। अपने कमरे को वैक्यूम क्लीन कर सकते हैं टाइम टू टाइम, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपने पेट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनको फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं या खेलते भी हैं उनके साथ, तो
हैंड्स को अपना अच्छी तरह से वॉश करिए। जो कपड़े पहन के आप उनके साथ रहते हैं तो उनको भी अच्छी तरह से वॉश करिए, ताकि जो भी एलर्जेंस हैं वो आपके कपड़ों से हट जाए। और आप अपने पेट्स को क्लीन रखिए और उनको रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से नहलाइए। अब पेट एलर्जी का पता कैसे चलेगा? बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिनको पेट एलर्जी शायद ना भी हो, तो इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। स्किन एलर्जी टेस्ट होते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनसे पेट एलर्जी का पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट ये कहता है कि अगर मैं घर पे रहता हूँ जहाँ पे पेट्स रहते हैं तो मुझे सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, और अगर मैं कुछ दिनों के लिए घर के बाहर जाता हूँ या घर से दूर जाता हूँ जहाँ पे पेट्स नहीं है तो मुझे सिम्टम्स कम होते हैं। तो इससे थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को पेट एलर्जी हो सकती है, और इसकी कंफर्मेशन होती है स्किन प्रिक टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं एलर्जी के, उनसे इसकी कंफर्मेशन होती है। अगर आप एस्मा या एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं और आपको पेट एलर्जी है तो सबसे बढ़िया है कि आप उसको अवॉइड करिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने कमरे में पेट्स को मत आने दीजिए। उसका रख रखाव करिए, सफाई करिए, पेट्स को भी अपने क्लीन रखिए और उसको वैक्यूम क्लीन कराइए अपने कमरे को जहाँ पे आप रहते हैं। तो आप पेट एलर्जी से कुछ हद तक बच सकते हैं और अपने पेट्स के साथ आप रह सकते हैं। अब ये डिसीजन आपको लेना है। आप एस्मा, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं और आपको पेट एलर्जी है, तो आपको पेट्स रखने हैं या नहीं रखने हैं। अगर आपका एस्मा कंट्रोल्ड है, आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आप पेट्स रख सकते हैं। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दवाई ठीक से ले रहे हैं, सही टेक्निक से ले रहे हैं और आपका एस्मा कंट्रोल में नहीं है और पेट एलर्जी है, तो आपको पेट से बचना ही चाहिए, पेट्स को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।